मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अक्सर मन की बात में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। मैं आपसे प्रश्न करूं, तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे, पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है, उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो, तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे, तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं, तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है, 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं, और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं, हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है।
टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जावलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। ये है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी हैं सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं हैं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे, क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ही ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, जी। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए। और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो। देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100%, 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100%, 100% टीका लगवा लिया है। जी। जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, ये भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी। जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लिखा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर। जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी है सर। कौन बात करेगा? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरीलाल धुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है? क्योंकि यह है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि हम्म। वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते हैं क्या है,
अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी। कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से, मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ सर। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया, तो ये भ्रम में मत रहिए। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है, इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना। वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? अरे समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी। निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरीलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूँगा कि आप अपने ही गांव में नहीं, और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए, जी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी। देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। साथियों, कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है? निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। मेरे प्यारे देशवासियों,
हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है, और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। आपने भी देखा होगा, हम में से कई लोग इस पुण्य को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी। भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ति हो रही है। साथियों, पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है, यानी पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना। इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया। उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए। इससे न सिर्फ उफरैंखाल खाल की पहाड़ी हरी भरी हुई, बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी 30,000 से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं। 30,000। उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है। उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस अभियान के तहत गांव के कई 100 बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। इससे बारिश का पानी खेत में इकट्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं। यानी अब किसानों को पानी, पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा। अपने अच्छे कार्यों से पहचान तो उनके गांव की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है। साथियों, इन सभी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं, हमें बचाना चाहिए। मानसून के इस महत्वपूर्ण समय को हमें गंवाना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति ही नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है, जिसे हमें ही संजोना है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं श्रीमान रामलोटन कुशवाहा जी। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। रामलोटन जी ने अपने खेत में एक देशी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। रामलोटन जी की इस बगिया, इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। वाकई ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप में से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं। एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक
और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, "Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity." यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। साथियों, डॉक्टर्स डे के साथ ही 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। मैंने कुछ वर्ष पहले देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से ग्लोबल लेवल की भारतीय ऑडिट फर्म्स का उपहार मांगा था। आज मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके परिवार के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है। इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हों, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। साथियों, आपने संभवतः भारत सरकार में सचिव रहे गुरुप्रसाद महापात्र जी का नाम सुना होगा। मैं आज मन की बात में उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ। गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था। वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्तव्य भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर, एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें, वो अस्पताल के बेड पर खुद की परवाह किए बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे। हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई। ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझसे ज्यादा आप सबका योगदान रहता है। अभी मैंने माय गॉव में एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आर गुरुप्रसाद जी की है। उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर है। गुरुप्रसाद जी की पोस्ट से अब मैं कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है,
जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता, तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। गुरु प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार बताया है। थिरुकुरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवल्लुवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या। इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है, उन सबको संकलित कर एक ई बुक तैयार की है। क्या आप इस ई बुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी रिलीज करेंगे? धन्यवाद। ये मैं गुरु प्रसाद जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था। गुरु प्रसाद जी, आपकी ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनंद आया। अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए। नान तमिल कला चाराक्तिन पेरिये अभिमानी, नान उलगतलय पलमयान तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी। उच्चारण का दोष अवश्य होगा, लेकिन मेरा प्रयास और मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। जो तमिल भाषी नहीं है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, गुरु प्रसाद जी को मैंने कहा है, मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूँ। साथियों, हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है, इसका गुणगान करना ही चाहिए, उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ। गुरु प्रसाद जी, आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई दृष्टि देने वाला है, क्योंकि मैं मन की बात करता हूँ तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था। आपने जब पुरानी सारी बातों को इकट्ठा किया, तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा। गुरु प्रसाद जी, आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊंगा। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने कोरोना की कठिनाइयों और सावधानियों पर बात की। देश और देशवासियों की कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं। जैसे हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है। आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी। मकसद ये था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए, युवा सोच, युवा विचार सामने आए, युवा कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में 2500 से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं शताब्दी के जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने माईगॉव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है, तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ें। ये हमारा सौभाग्य है
कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए, अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।